नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग आर्टिकल 19 से 28 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 18 आर्टिकल तक 18 आर्टिकल तक हम लोग देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो ये 19 आर्टिकल से हम लोग देखते हैं। और देखो, धीरे धीरे ये छोटे छोटे वीडियो मैं बनाऊंगा और पूरी पॉलिटी इससे मैं ख़त्म कर दूंगा। और क्वेश्चन आंसर की भी बीच में थोड़े ये 4-5 दिन मैं बिजी था थोड़ा, तो आ नहीं पाए हैं। तो अब बराबर आपको बिहार पीसीएस की भी और लेखपाल की और सामान्य विज्ञान की, रेलवे के लिए टेस्ट सीरीज आपको बराबर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सी सेट के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों। तो देखो, आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। ठीक है, से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। तो देखो, आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। तो ये आर्टिकल नंबर जो 19 है, ये नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार देता है। तो कौन कौन से ये अधिकार देता है। देखो, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी बात अपनी रखने का अधिकार देता है। कोई भी मत देने का, मतलब कोई भी अपनी कोई भी बात मन की प्रकट करने का भी वो देता है अधिकार। ठीक है, तो और दूसरा अभिव्यक्ति, जो आपके मन में है वो आप दूसरे के सामने कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई भी सम्मेलन आप शांतिपूर्वक करना चाहते हैं तो उसका अधिकार देता है। तीसरा, संगम संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। सहकारी समिति भी आप इससे बना सकते हैं। और चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण का अधिकार। मतलब भारत में ये पूरा जो भारत अपना देश है, यूनियन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, तो इसमें आप किसी भी स्टेट्स में आप जा रहे हैं, किसी भी स्टेट्स में जा रहे हैं तो इसी अधिकार की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, चौथा पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में घूमने और बस जाने का और निवास करने का अधिकार देता है। और छठा अधिकार है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल नंबर 19 है। तो देखो, पहले आर्टिकल नंबर 19 में 7 टोटल अधिकार थे। उसमें एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। तो संपत्ति को खरीदने का जो अधिकार है वो अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978, तो देखो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है और अब ये एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो एक चीज़ और भी इसमें सुनो, राज्य कोई भी स्टेट है, मैंने आपको बताया था कि स्टेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, ठीक है, ओएनजीसी, एलआईसी, कोई भी स्टेट और या ऑर्गेनाइजेशन मतलब है वो अनुच्छेद 19 पर किसी भी आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। चलो अब हम लोग आर्टिकल नंबर 20 देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 देखो क्या कहता है। तो देखो, आर्टिकल नंबर 20 है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्ध, मतलब दोष जो उसके ऊपर जो एक तरह से एक्यूजेशन लगा है कि आपने आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है, आपने कोई भी अपराध किया है, तो उससे संबंध में इससे संरक्षण देता है। किस तरह से संरक्षण देता है, तो अब जैसे एक उदाहरण से समझना कि मान लो कोई ए व्यक्ति है, उसने कोई भी अपराध कर दिया, पर वो अपराध जब उसने किया था तो वो अपराध की श्रेणी में कोई उसके लिए कानून नहीं बना था। ठीक है, तो अब मान लो उसने कोई भी एक्ट किया है और उसकी वजह से आप कह रहे हो कि ये आपने गलत काम किया है और इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, तो पूर्व पर कोई कानून प्रभावी नहीं होता है। मान लो उसने कोई गलत काम, मान लो साइबर क्राइम का कर दिया। ठीक है, साइबर क्राइम का कोई भी अपराध उसने किया है। ठीक है, उसके पर जब जो साइबर क्राइम हुआ था उससे पहले साइबर के क्राइम के बारे में कोई भी ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि साइबर में भी किसी तरह का क्राइम हो सकता है। साइबर क्राइम क्या होता है कि मान लो
कि कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन ओटीपी बता के कोई भी धोखाधड़ी हो गई आपके साथ, बैंक का आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, तो ये सब साइबर क्राइम की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले इस पर कानून नहीं था और उसने ये किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद फिर गवर्नमेंट के दिमाग में बात आती है कि ये भी कोई नए तरह का क्राइम है, जिस तरह से सोसाइटी बदल रही है उस हिसाब से अब कानून बनाना पड़ेगा। तो अब उसने जो अपराध कर दिया उसके लिए उसको जो कानून नया बनेगा उसके लिए सज़ा नहीं दे सकता है। तो यही वो कह रहा है कि कोई भी अपराध जब उस समय जिसने किया था उस समय वो कानून नहीं बना था उस अपराध के लिए, तो उस पर नया कानून जब बनेगा तो उसके लिए उसको उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो यही है, कोई पूर्व हाँ पर प्रभाव वो कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा है दोहरी क्षति नहीं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मान लो कोई उसने अपराध किया, 10 साल की उसको सज़ा उसने काट ली, अब ये नहीं है कि एक ही अपराध के लिए 10 साल की 2 बार सज़ा दे दी जाए। दूसरा और तीसरा चीज़ है स्वयं के विरुद्ध, मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ अनुच्छेद 20 है। चलो अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जो हमारी ये सोल के ऊपर जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसको दैहिक बोला जाता है, से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब देखो इसका उदाहरण समझना कि मान लो किसी ने कोई गलत काम किया है। ठीक है, मान लो ए व्यक्ति है, उसने कोई गलत काम किया है तो उसको कोई भी सज़ा मिलेगी, उसके ऊपर बराबर मुकदमा चलेगा, फिर मुकदमा में उसको वकील भी दिया जाएगा। अपना दोष मतलब जो उसके ऊपर अपराध लगा है उससे उसको मतलब एक तरह से दिया जाएगा कि आप बताओ कि मतलब आपने ये किया है, तो वो कहे मान लो उसने अगर नहीं किया है तो उसको बराबर मौका दिया जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 यही कहता है। अब देखो अनुच्छेद 21 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो अनुच्छेद 21 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है, इसमें कुछ मैं बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, दूसरा निजता का अधिकार भी इसमें दिया गया है अनुच्छेद 21 में। तीसरा स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी में है। ठीक है, नोट करते जाना, अगर नोट करना हो तो नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, चौथा है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। चौदह वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, तो विदेश यात्रा का भी अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। अब देखो एक चीज़ और है, आरटीआई। आरटीआई भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसको कहा जाता है सूचना का अधिकार। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 21 में दी गई हैं। तो कुल इस तरह से के 35 जो है दिए गए हैं।
जीवन जीने के अधिकार में। अब इसमें एक देखो मामला आता है मेनका गांधी मामला, ये अनुच्छेद, ये मेनका गांधी, इसका ईयर याद रख लो 1978 में ये हुआ था। ठीक है, तो मेनका गांधी 1978, ये आर्टिकल नंबर 21 से ही जुड़ा हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं। हम देखो अब ये अनुच्छेद 21 का है। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा का अधिकार देता है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 का में दिया गया है, जिसको 21A भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है। अब देखो इसी से पढ़ाई से लिखाई से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल 45, जिसको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा दी गई है। ये आर्टिकल 45 कौन सा है? मतलब नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, ये अभी बताएंगे। नीति निर्देशक तत्व जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाते हैं। ठीक है, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और 51 का देखो जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, उसमें भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखो अब शिक्षा के अधिकार से कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं ये याद रखना। जैसे बिहार PCS में क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन होता है, जिसमें कहता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखो इस तरह से इसमें दिया जाएगा शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A, दूसरा आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, और तीसरा है अनुच्छेद 51A, जिसको ये है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कहा जाएगा। So this is article number 21A. Now we are moving towards article number 22. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 22 क्या है। तो देखो ये है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखो गिरफ्तारी होती है और एक निरोध होता है। निरोध देखो गिरफ्तारी क्या होती है, जैसे मान लो किसी ने कोई अपराध किया है, उसके लिए उसको गिरफ्तारी उसकी होती है। और निरोध होता है कि मान लो कि ये हमको एक्सपेक्टेशन है कि ये जो आदमी है ये आने वाले समय में कोई क्राइम कर सकता है, तो उसको क्राइम करने से ही पहले उसको घर में नज़रबंद कर देना। ठीक है, नज़रबंद कर दोगे तो वो क्राइम नहीं कर पाएगा। तो ये है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 ये है, ये याद रखना। अब देखो आर्टिकल नंबर 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल नंबर 23 और 24। इसमें हम लोग ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब क्या है कि जो मानव का दुर्व्यापार होता है, मतलब जो एक तरह से लोगों को दास बना के बेचा जाता है। और बेगार का मतलब है कि मान लो उससे तुमने काम करा लिया और उसको पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो ये बेगार होता है। बेगार का मतलब यही होता है कि तुमने किसी से काम करा लिया और उसको तुमने उसके जो मेहनताना है वो नहीं दिया। तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि ये इसका लोगों का अधिकार है कि किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा और किसी से भी ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल नंबर ये जो 23 है, ये देखो न किसी भी व्यक्ति को ये सुरक्षा प्रदान करता है। किसके खिलाफ से? मान लो कोई राज्य भी किसी व्यक्ति का शोषण कर सकता है, या कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति का शोषण कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को। तो ये आर्टिकल नंबर 23 है, ये आप याद रखिएगा।
आर्टिकल नंबर 24 देखते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब किसी भी कारखाने में, खतरनाक रसायन की फैक्ट्री में कोई भी बालक लगा हुआ है तो वो उसके लिए उसको कोई भी फैक्ट्री वाला नहीं लगा सकता है। ठीक है। 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, और किसी भी खतरनाक रसायन के रोजगार में तो बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। मान लो कि कोई, मान लो खतरनाक चीज़, खतरनाक व्यापार नहीं है, उसमें आप थोड़ा बहुत लगा भी सकते हैं, पर मतलब इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं कोई खतरनाक रसायन में। ठीक है। अब देखो आर्टिकल नंबर 25। तो आर्टिकल नंबर 25 ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब देखो 25 से 28 तक ये हम लोग देखते हैं, उसके बाद 29-30 हम लोग देखेंगे एक अगले वीडियो में, और मतलब एक स्पेशल उसी के साथ वीडियो बनाएंगे संवैधानिक उपचारों का, जिसको मतलब कहा जाता है रिट कहा जाता है। तो रिट ये अनुच्छेद 32, जिसको आर्टिकल 32 भी कहा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब संवैधानिक उपचार है। इसको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो 30 से 35 मिनट का होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाला साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। आप ये बात याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। इसमें मैं एक बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा, और हर चीज़ जो पेपर में जिस तरह से आती है वो बताऊंगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 25 देखते हैं, इसमें क्या है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी धर्म को आप मानते हैं, मान लो हिंदुज़म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, तो आप उसको अपने मन से मानिए। ठीक है। और अबाध रूप से उसको मानने की भी स्वतंत्रता है। आचरण किस तरह से उसकी, आप किस तरह से उसका पूजा करना है, पूजा पद्धति, वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसका मतलब प्रचार करने की भी स्वतंत्रता होगी। ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 25 है। अब आर्टिकल नंबर 26 देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो देखो धार्मिक कार्य के प्रबंध कैसे होते हैं। तो मतलब कोई भी, जैसे मान लो सिख धर्म का जैसे वो गुरुद्वारा होता है, तो वो धार्मिक कार्य का प्रबंध करता है, लंगर चलाता है या कुछ भी कीर्तन वगैरह कराता है, तो वो करा सकता है। इसकी परमिशन अनुच्छेद 26 में दी गई है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 है। अब अनुच्छेद 27 देखते हैं, किसी भी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को मान लो बढ़ावा देने के लिए कोई भी संगठन जाता है और उससे टैक्स की मांग करता है कि आप हमें टैक्स दो, हम इस धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सीधे जो है कोई भी ऐसे नहीं मांग सकता है, कर नहीं मांग सकते हो। ठीक है। तो किसी भी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के मतलब देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लो आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती धन एकत्रित कर रहे हैं, तो ये मतलब आप बाध्य नहीं करेंगे। तो ये व्यवस्था क्यों की गई है, तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो राज्य है वो किसी भी एक धर्म का पक्ष ना ले। ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिकल 27 है, ये केवल कर की उगाही पर प्रतिबंध लगाता है। शुल्क लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि राम मंदिर शुल्क लगाया जा रहा है, कोई और भी मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए शुल्क किसी से भी वसूला जा सकता है, पर कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य कोई भी कर नहीं लगाएगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 27 है। अब देखो आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है।
तो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस स्कूल में वो स्कूल किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाय विच ऑर्गेनाइजेशन दैट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न it is governed by the state government और the central government और from the प्राइवेट सेक्टर स्कूल। आप देख रहे हैं कि डीपीएस स्कूल है या कोई भी स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो मान लो सरकारी स्कूल है, ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? मान लो सरकारी स्कूल है या यूनिवर्सिटी है और इसमें फंड भी सरकार से आता है और मैनेज भी ये सरकार से ही होती है। तो ये इस तरह के जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और दूसरा, ठीक है, अब मान लो कोई स्कूल ऐसा है जिसका गवर्न तो वो कोई सरकार कर रही है, पर उसमें वो किसी ट्रस्टी के द्वारा वो स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट के द्वारा जब इस्टेब्लिश हुआ है उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। और ठीक है, और देखो प्राइवेट स्कूल में भी स्वैच्छिक आधार पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ये मान्यता प्राप्त तो राज्य से होते हैं प्राइवेट स्कूल, पर इन पे फंड कौन लगाता है? फंड लगाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इस तरह से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये देखो, एक बार आप फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। और कल एक वीडियो आएगा, आर्टिकल नंबर 29, 30 और 32 और 31 पे आएगा और इससे मूल अधिकार पूरे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे और इस तरह से देखो फिर हम लोग अब ये प्रेसिडेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे धीरे धीरे वीडियो बना के पूरी पॉलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी अब बिहार पीसीएस का बहुत जल्दी, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वनडे एग्ज़ाम में और कोई भी आरओ के एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो देखो आर्टिकल नंबर, जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 है स्वतंत्रता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की अधिकार, संगम और संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण का अधिकार, और चौथा है कहीं भी घूमने का, बस जाने का अधिकार और कोई भी व्यापार कारोबार करने का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है। 20 है अपराधों के लिए कोई भी किसी को दोष सिद्ध करना है, उसके संबंध में उसको कुछ भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कोई भी पहला कोई अपराध हुआ है उसके लिए पहले अगर कोई भी लॉ नहीं है तो उसको उस कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। दूसरा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरा, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 20 है। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दैहिक स्वतंत्रता हो गई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो देह है मतलब जो उसकी बॉडी है उसको उसकी जान तभी ली जाएगी जब तक उसको एक कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब अगर वो गरीब है तो उसको वकील प्रदान कर दो, ठीक है। अगर उसके घर में कोई नहीं है तो उसके सगे संबंधी तक ये सूचना पहुंचाने के लिए आप पूरा एक सिस्टम बनाकर उसको भेजेंगे, उनके घर वालों को बुलाएंगे, तब एक तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही उसको कोई भी फांसी या मृत्युदंड या तुम्हारा उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 21 जो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार से ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों है। ये 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम बच्चों का शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। और ये मूल कर्तव्य। तो ये हो गया 21 का। अनुच्छेद 22 देखो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 23
मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कारखानों आदि में कोई भी बालक 14 वर्ष के से कम का बालक नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 25 है अंतःकरण की और धर्म को मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये प्रचार है दोस्तों, ठीक है। 26वां है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब देखो 27 है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि वृद्धि के लिए करों के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, शुल्क लगाया जा सकता है। और 28 है शिक्षा में कौन कौन से स्कूल्स में सरकार मतलब एक तरह से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, इसके बारे में बताता है। तो ये एक तरह से आर्टिकल नंबर 28 तक आपको हो गया है। अब हम लोग कल मिलते हैं और हम लोग आर्टिकल 29, 30, 31 और 32 हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे और ये मूल अधिकारों का चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।